गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं प्रदर्शन विधि। आज हम देखेंगे कि प्रदर्शन विधि की प्रक्रिया क्या है या उसके प्रोसेस के पद क्या हैं। क्या होता है, किसी भी शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि जो भी वो क्लास में पढ़ाने वाला हो उसकी वो पहले से तैयारी कर ले। तो यदि शिक्षक प्रदर्शन विधि का प्रयोग करने जा रहा है तो इसके लिए उसे कौन कौन से पद का प्रयोग करना चाहिए वो उसे पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि शिक्षक को किन किन प्रक्रिया, इस प्रदर्शन की प्रक्रिया के अंतर्गत किन किन पदों का प्रयोग करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं प्रक्रिया के पद। तो पहला है तैयारी एवं योजना, जिसे कहते हैं प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। दूसरा है पाठ की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। तीसरा है पाठ का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन। तो हम लेसन प्लान बनाते हैं उस समय भी ये 3 पॉइंट का उसमें हम लिखते हैं लेसन प्लान में भी। चौथा है प्रयोग का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। पांचवा है श्यामपट्ट कार्य तथा सारांश, ब्लैक बोर्ड वर्क एंड समरी। छठवा है मुख्य बिंदुओं का आलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ मेन पॉइंट। सातवां है मूल्यांकन और इवैल्यूएशन। मतलब ये 7 पॉइंट का प्रयोग, ये 7 पदों का प्रयोग शिक्षक को प्रदर्शन विधि के पढ़ाते वक्त इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी जब पढ़ाने जा रहा हो प्रदर्शन विधि के माध्यम से तो वो अपने पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उनमें इन 7 पदों का उनको प्रयोग करना चाहिए। नहीं जरूरी है कि शिक्षक इन 7 पदों का प्रयोग करे। तो अब इसका हम विस्तृत में वर्णन देखते हैं। तो पहला है तैयारी एवं योजना। तो प्रथम पद क्या है, अध्यापक क्या करता है, सर्वप्रथम प्रयोग के उद्देश्यों को लिखता है। किसके आधार पर करता है, उद्देश्यों का निर्धारण करके छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य योजना बनाता है। यानी पहले उद्देश्य निर्धारित करता है, फिर छात्र की रुचि क्या है, छात्रों की आवश्यकता क्या है, उसके आधार पर फिर पाठ्य योजना बनाता है। और प्रयोग से संबंधित आवश्यक उपकरणों एवं सामग्री की उचित व्यवस्था करता है। क्यों करता है, ऐसा ना हो कि यदि बिना उचित व्यवस्था के और बिना उपलब्धता के यदि कक्षा में पढ़ाने आ जाए तो पता चला कि पढ़ाते समय वो आवश्यक सामग्री उपकरण की वो ठीक से व्यवस्था ही नहीं कर पाया, उसको उचित तरीके से रख ही नहीं पाया। तो कठिनाई से बचने के लिए शिक्षक क्या करता है, जो भी आवश्यक उपकरण है और जो भी सामग्री है उसकी उचित व्यवस्था करता है, जिससे क्या होगा, उसमें किसी शिक्षक को कक्षा में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार प्रथम पद होता है तैयारी एवं योजना। अब दूसरा हम देखते हैं पाठ की प्रस्तावना। दूसरा बिंदु है पाठ की प्रस्तावना। तो पाठ की प्रस्तावना करने के लिए शिक्षक क्या करता है, जैसे आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया होगा तो देखते हैं कि पाठ की प्रस्तावना किस पर आधारित होती है, छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। तो जब भी प्रस्तावना के प्रश्न बनाए जाते हैं तो वो छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, मतलब छात्र उस विषय के बारे में कितना जानते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि पाठ की प्रस्तावना करने के लिए शिक्षक तो क्या करता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंधित करते हुए करने वाले प्रयोग के संबंध में जानकारी उसको प्रदान करनी चाहिए। यानी शिक्षक जब प्रयोग करने जा रहा है तो उसको ये पाठ की प्रस्तावना में डिसाइड कर लेना चाहिए, निर्धारित कर लेना चाहिए कि हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं और छात्र इस प्रयोग के बारे में पूर्व में कितना जानते हैं। तो उसको जो नई जानकारी दी जाएगी, जो नवीन ज्ञान प्रदान किया जा रहा है शिक्षक के माध्यम से, यानी इस प्रयोग करने के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा, तो जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, शिक्षकों जो विद्यार्थी हैं उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर लेना चाहिए। यानी जब वो नया ज्ञान देना जा रहा है तो उस नए ज्ञान को उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित करना चाहिए, जिससे कि शिक्षक को पढ़ाने में आसानी हो सके, क्योंकि वो मालूम कर पाएगा कि विद्यार्थी इसके बारे में पहले से कितना जानते हैं। यदि उसके बारे में पहले से जानते हैं तो जो नवीन ज्ञान शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा वह बच्चे आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंधित करते हुए करने वाले प्रयोग के संबंध में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। तो ये हो गया पाठ की प्रस्तावना। लेसन प्लान में यही करते हैं कि जब पाठ की प्रस्तावना बनाते हैं, जो भी विषय वस्तु में पढ़ाने जा रहे हैं, तो पाठ की प्रस्तावना के प्रश्न उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, जिससे कि नया ज्ञान दिया जाए तो विद्यार्थी आसानी से समझ सके। अब तीसरा है पद क्रमांक 3, पाठ का प्रस्तुतिकरण। तो इसमें क्या है, पाठ के प्रस्तुतिकरण में अध्यापक शिक्षण अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए छात्रों से प्रश्न पूछता है। यानी शिक्षण अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए इसमें छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है और छात्रों को समस्या उत्पन्न होने पर उसका स्पष्टीकरण करता है। तो पाठ के प्रस्तुतिकरण में क्या करता है शिक्षक
कि पाठ के प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षक उसमें क्या करता है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करता है। और इस शिक्षण अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए क्या करता है, वो छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्रों को समस्या उत्पन्न होने पर उसका स्पष्टीकरण करता है। तो ये तीसरा पद है पाठ का प्रस्तुतिकरण। अब हम चौथा देखते हैं, पद क्रमांक 4, प्रयोग का प्रदर्शन। तो इसमें क्या है, प्रयोग करते समय प्रयोग को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि मैंने जो मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, तो यदि मैं प्रयोग करके पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं प्रयोग का जो रख रखाव या प्रयोग को इस प्रकार व्यवस्थित करूंगी कि जिससे छात्रों को उठ उठ के ना देखना पड़े। मतलब मेरे प्रयोग करने प्रदर्शन का जो स्थान है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जो हर छात्र है अपने स्थान पर बैठे ही बैठे उस प्रयोग को आसानी से देख सके। ऐसा ना हो कि पीछे वाला उठ के आगे आ गया या छात्र अपने सीट पे खड़े होकर देख रहे हैं या पीछे से उनको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए कि हर जो छात्र है सीट पर बैठे बैठे ही प्रयोग को देख सके कि शिक्षक किस प्रकार प्रयोग कर रहा है। तो यही बोला गया है कि प्रयोग करते समय प्रयोग को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि छात्र अपनी सीट पर ही बैठे बैठे विभिन्न प्रकार के उपकरणों, प्रयोगों एवं क्रियाओं को आसानी से देख सके। और इसमें जब वो देख पाएगा तो शिक्षक क्या करेगा, बीच बीच में ही छात्रों से तर्क संगत प्रश्न पूछेगा। तो बीच बीच में शिक्षक को तर्क संगत पूछना चाहिए और छात्रों का सहयोग लेकर अपने प्रयोग को सफल बनाते हैं। यानी प्रयोग प्रदर्शन में शिक्षक क्या करते हैं, प्रयोग का जो प्रयोग की व्यवस्था इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से उपकरणों को लगाते हैं कि छात्र बैठे ही बैठे उस प्रयोग को देख सके। और प्रयोग समझाते समय शिक्षक क्या करता है, बीच बीच में विद्यार्थियों से तर्क संगत प्रश्न पूछता है और इस तर्क संगत प्रश्नों का जवाब कौन देगा, विद्यार्थी देंगे। तो इस प्रकार वो अपने जो विषय वस्तु है या अपना जो प्रयोग है उसको सफल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को प्रयोग का प्रदर्शन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पद क्रमांक 5, श्यामपट्ट कार्य तथा सारांश। तो पांचवी जो प्रक्रिया है वो श्यामपट्ट कार्य तथा सारांश की है। तो इस पद में अध्यापक प्रयोग से संबंधित तथ्यों, सूचनाओं, उपकरण आदि आवश्यक सूचनाओं तथा आवश्यक चित्र एवं आरेख को श्यामपट्ट पर बनाकर छात्रों के ज्ञान को स्थायी बना सकता है। मतलब जो कुछ भी प्रयोग करके दिखा रहा है उसको, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो सूचनाएं हैं और जो भी उपकरण हैं और जो भी आवश्यक चित्र हैं या आरेख है वो क्या कर सकता है, ब्लैक बोर्ड पर बनाकर छात्रों के ज्ञान को स्थायी कर सकता है। पहले तो प्रयोग दिखाया, फिर उसी प्रयोग को ब्लैक बोर्ड पर बना के उस ज्ञान को स्थायी कर सकता है। तो इस प्रकार पांचवा है श्यामपट्ट कार्य तथा सारांश। पद क्रमांक 6, इसमें क्या है, मुख्य बिंदुओं का आलेखन। मुख्य बिंदुओं का आलेखन, इसमें क्या करता है अध्यापक को प्रयोग के साथ साथ कक्षा कार्य का भी निरीक्षण करते रहना चाहिए तथा आवश्यक सूचनाओं को नोटबुक में लिखवाना चाहिए ताकि छात्र उन्हें दोहरा सके। मतलब जो भी वो कर रहा है, प्रयोग प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके बारे में जो मुख्य पॉइंट हैं वो छात्रों को उनकी नोटबुक में लिखवाते जाना चाहिए। उससे क्या होगा, छात्र उसको पढ़ सकेगा, उसको दोहरा सकेगा। तो दोहराने से क्या होगा, वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो मुख्य सूचनाएं, जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो उनको नोटबुक में लिखवाना चाहिए ताकि छात्र उन्हें दोहरा सके। और पद क्रमांक 7वां अंतिम बिंदु है मूल्यांकन। उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है इसको ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मतलब ये देखने के लिए कि जिस उद्देश्य को निर्धारित किया गया था उस उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षक ने कहाँ तक कर ली है, जो उद्देश्य बनाए थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षक ने कहाँ तक कर ली है, इसकी जांच के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, मूल्यांकन करने से कमियों का पता चल जाएगा। तो जिससे कमियों का पता लगाकर भावी प्रदर्शन में उसको दूर किया जाना चाहिए। तो जब वो मूल्यांकन करके देखेगा कि छात्रों को कहाँ तक समझ में आया, तो मूल्यांकन के द्वारा कमियों का पता चल जाएगा और फिर भविष्य में जो भी भावी प्रदर्शन करने वाले हैं, जो भावी प्रदर्शन होगा
तो उस कमियों को उसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। यानी मूल्यांकन के माध्यम से ही ज्ञात करना चाहिए कि जो उद्देश्य की प्राप्ति है वो कहाँ तक हो पाई है और उसको प्राप्त करने में कहाँ पर कठिनाई आई है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो भावी प्रदर्शन है उसमें उसका मतलब उस कमियों को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा प्रदर्शन विधि प्रक्रिया के 7 पद हैं जिसे कि शिक्षक को अपनाना चाहिए प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व। यदि इन 7 प्रक्रिया के पदों को वो उपयोग में लाता है तो निश्चित ही वो अपने उद्देश्यों में सफल होता है। तो इस प्रकार हमने देखा प्रदर्शन विधि के प्रक्रिया के 7 चरण। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।